मित्रों नमस्कार। आज ये वीडियो मैं विशेष रूप से बना रहा हूँ। राजनीति में अभी वर्तमान समय में बड़ी उठाफटक देखने को मिल रही है। चाचा भतीजे, बुआ भतीजे, ताऊ भतीजे, मामा भांजे, इनको लेकर ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पर ऐसा विवाद बन रहा है और इस विवाद के बाद स्थिति बहुत बिगड़ती है। और आप देख भी रहे होंगे कि स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि पार्टी टूट जाती है और कलह बढ़ बढ़कर वो पर्टिकुलर पार्टी का वजूद ही नष्ट हो जाता है। हालांकि ये विवाद आज का नहीं है, आज हमें देखने को अधिक मिल रहा है, जबकि हम इस विवाद को सदियों से हम बात करें, सदियों से विवाद चला आ रहा है। मेघनाद का, विभीषण का, रावण का। मेघनाद विभीषण, यदि आप उसका उस समय अध्ययन करें तो रावण ने लात मारी विभीषण को, ये पहली बार नहीं हुआ था। वो कई बार ऐसी हरकत रावण विभीषण के साथ वो कर चुका था कि जब विभीषण कोई सलाह देता था ऐसी हरकत वो उसके साथ करता था। लेकिन वो जो विवाद था, उस विवाद में विभीषण के और मेघनाद के बीच के विवाद की ज़्यादा बड़ी भूमिका थी और उस भूमिका को लेकर रावण ने मेघनाद की बात मानकर विभीषण में लात मारी। तब विभीषण अपने भाई से और भतीजे से अलग हुआ और भगवान राम की शरण में पहुंचा। और इसका क्या हश्र हुआ ये आपने उस समय में पढ़ा होगा, रामायण में आप पढ़ेंगे। और विशेष रूप से इसका उल्लेख यदि आप देखें तो साउथ की एक रामायण है, उस रामायण का उल्लेख पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा विभीषण और मेघनाद का जो विवाद हुआ है उसमें हुआ। दूसरा, यदि हम द्वापर युग को लेते हैं तो द्वापर युग में भी बड़ी विविधताएं थीं। जैसे धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, ये भी चाचा भतीजे और ताऊ भतीजे इनके विवाद रहा और ये विवाद आपने देखा कि कहाँ नेगेटिव स्तर पर पहुंचा और इसमें पूरी सत्ताएं नष्ट हो गई। वहीं यदि हम देखें, हालांकि उसका उल्लेख मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसका खुद रिसर्च करना, सब्जेक्ट में आपको डालता हूँ। उसमें भगवान कृष्ण हैं, भगवान बलराम हैं, ये दो मिलकर पूरी सत्ता को संभालते हैं। उसी बीच में भगवान कृष्ण के लड़के अनिरुद्ध हैं, कुछ बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं बलराम जी से प्रभावित रहे हैं और नेगेटिव स्थिति वहाँ भी बनी है। बाद में तो श्रापित होकर सबके सब ही नष्ट हो गए हैं, ये एक अलग रहा। लेकिन वहाँ भी उस परिवार में भी एक स्थिति रही। लेकिन कृष्ण ने उस विवाद को किस तरह से हल किया ये एक विचारणीय है, क्योंकि ये उनका मुझे उल्लेख नहीं करना था, लेकिन इसके सूत्र में विवाद कैसे बचाया जाए उसमें भगवान कृष्ण और बलराम का मुझे आगे उल्लेख करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा एक मैंने आपको हिंट दिया है, और चूँकि वो एक ऐसा शास्त्र है जिसके बारे में आप जितनी गहराई से गोते लगाएंगे आपको उतने ही अच्छे हीरे उसमें मिलते जाएंगे। तो उसको नेगेटिव रूप से ना पढ़ें, सिर्फ जो मेरा सब्जेक्ट है उस बेस पे आप पढ़ेंगे तो आपको वो हकीकत भी सामने आ जाएगी। बाकी वो कृष्ण उसको कैसे मैनेज करते हैं ये एक अलग विषय बनता है। अगले परिवेश में यदि हम चलते हैं, वर्तमान समय में आते हैं, क्योंकि ऐसी तो फहरिस्त बहुत लंबी है, कई राजे रजवाड़े ही इस बात को लेकर नष्ट हो गए हैं। मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने बहनों से शादी की, भाई बना लिया, साला बना लिया, साला बना के उसके घर में पहुंचा दिया और राजा को ही नष्ट करवा दिया। छोटे भाइयों को प्रलोभन कई अंग्रेज़ों ने दिया, कई राजे हैं, 100 के ऊपर ऐसे राजा हैं जिनको छोटे भाइयों को प्रलोभन अंग्रेज़ों ने दिया। बड़ा भाई कहाँ आखिर खेलने जाता है और वहाँ उसकी हत्या कर दी, छोटे भाई को राज दे देंगे और छोटे भाई को मार दिया और राज उन्होंने अपने पास रख लिया। हत्या दोनों तरफ हो गई, भाई भी मर गया, छोटा भाई भी मर गया, खेल खत्म। ऐसे राजे रजवाड़ों के आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे जब आप इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। चूँकि वीडियो लंबा हम नहीं बना सकते इसलिए इतना सारा उल्लेख करना बहुत ठीक यहाँ पर होता नहीं है। पृथ्वीराज चौहान को ले लें, मतलब यदि हम गुलामी की शुरुआत देखें तो पृथ्वीराज चौहान और उसका भाई जयचंद, ये दोनों मौसेरे भाई थे। नाना की जागीर थी, पृथ्वीराज चौहान को मिल गई, जयचंद वहीं से भिड़ता रहा और अल्टीमेट उन्होंने क्या स्थिति की आपके सामने है। वहीं यदि हम स्वतंत्र भारत से भी देते हैं तो यहाँ भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे राजीव गांधी और वरुण गांधी का लेते हैं। राजीव गांधी की स्थिति रही, टकराव परिवार में शुरू हुई और वरुण गांधी को वहाँ इग्नोर किया गया, उनकी माता को, इनको। तो अल्टीमेट स्थिति यह रही कि कांग्रेस की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई और उसके बाद से नष्ट हो गए। वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो
फिर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, इनका आप विवाद देखें, इनका जो विवाद बढ़ा उसमें फिर ये नष्ट हुए। ममता बनर्जी, अखिलेश बनर्जी, अब इनका आना बाकी है, जिसमें कि ममता बनर्जी पूरी नष्ट होंगी और इनकी सत्ता हाथ से जाएगी, और ये सब 2024 से पहले हो जाएगा। और 2024 में बीजेपी वहाँ पर लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त बढ़त हासिल करेगी, जो आप सोच भी नहीं सकते, उतनी स्थिति इनके साथ वहाँ पर होने वाली है। शरद पवार, अजीत पवार के यदि हम लेते हैं तो ये भी एक ऐसा विवाद है कि निश्चित रूप से शरद पवार हाशिए पर हैं। बाल ठाकरे, राज ठाकरे का विवाद आप ले लें तो उसमें भी वो हाशिए पर है। कुल मिला के एक फहरिस्त बहुत लंबी है। मध्य प्रदेश में भी हमारे यहाँ जयवर्धन सिंह हैं, दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हैं, और लक्ष्मण सिंह हैं। ये विवाद नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी त्रुटि हुई है, उसकी मैं चर्चा, यदि मेरे पास अभी समय रहा तो फिर मैं उसकी आपसे करूँगा कि उसमें क्या ऐसा ट्विस्ट आया है जो इनके लिए नष्ट होने का कारण बन जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा एक उल्लेख है, पर मैं 2 कुंडली इसमें लूँगा क्योंकि समय रहता है कम, तो 2 कुंडलियों से हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये विवाद होता क्या है और उसका हम नष्ट कैसे होते हैं और नई चीज़ें फिर वापस कैसे आती हैं। और मैं थोड़ी सी बात समाधान की भी करूँगा क्योंकि मैंने कृष्ण और बलराम का इसमें उल्लेख किया है, तो उसी में सूत्र छिपे हुए हैं कि इस समस्या को कैसे बचा जाए। और ये करना इसलिए ज़रूरी है कि राजनीति में इन सब चीज़ों का बड़ा योगदान है। विपक्ष कमज़ोर होता है तो सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं नेगेटिव जाता है और उतनी तरक्की नहीं हो पाती जितनी कि देश की होना चाहिए। अब हम इस पत्रिका में मुझे सबसे पहले हम राजीव गांधी और वरुण गांधी की लेते हैं, क्योंकि ये एक उदाहरण वो है जो कि स्वतंत्र भारत का पहला उदाहरण है। और दूसरे अभी हम लेते हैं बाल ठाकरे जी की और राज ठाकरे जी की, क्योंकि शरद पवार और अजीत जी की बाद में फिर अगली बार कभी डिस्कस करूँगा, फिर वो ठीक रहेगा। हम यदि राजीव गांधी जी की कुंडली लेते हैं 20 अगस्त 44 के हिसाब से ये जो कुंडली बनती है, इनका सिंह लग्न है। सिंह लग्न में शनि, सूर्य, गुरु और चंद्र विराजमान है। मंगल दूसरे स्थान पर विराजमान है। केतु छठे स्थान पर विराजमान है। शनि एकादश भाव में विराजमान है। राहु द्वादश भाव में विराजमान है। तो आप ये कुंडली देखें, ये कुंडली है सिंह लग्न की। अब दूसरी कुंडली बताता हूँ आपको वरुण गांधी की। वरुण गांधी की जो कुंडली है 13 मार्च 80, इनका तुला लग्न है। चतुर्थ स्थान पर चंद्रमा विराजमान है। पंचम भाव में केतु, सूर्य, बुध विराजमान है। सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है। एकादश भाव में गुरु, मंगल और राहु विराजमान है। द्वादश भाव में शनि विराजमान है। अब यहाँ मैं स्थिति आपको बताता हूँ कि जो व्यक्ति जैसे राजीव गांधी जी की कुंडली देखते हैं, राजीव गांधी जी की कुंडली में सिंह लग्न है और उनके छोटे भाई संजय गांधी के यदि इनकी कुंडली से देखते हैं तो संजय गांधी राजीव गांधी जी की कुंडली से तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं। वो तृतीय भाव में तुला लग्न है। अब वरुण गांधी की कुंडली देखते हैं तो वरुण गांधी चूंकि राजीव गांधी से परेशान रहे, हालांकि वरुण गांधी छोटे थे, मेनका गांधी जी ने पूरा झेला है, लेकिन यह बात भतीजे और इनके, क्योंकि ग्रह योग उम्र मायने नहीं रखती है, पैदा हो जाएं और वो फिर कैसे क्या स्थिति इनकी बनेगी वो मायने रखता है। तो तुला लग्न इनके तीसरे स्थान पर है। वहीं वरुण गांधी तुला लग्न लेकर पैदा हुए हैं। आपने राजीव गांधी जी के टाइम पे देखा होगा कि एक समय जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस समय में राजीव गांधी के पक्ष में माहौल बना और ये प्रधानमंत्री बन बैठे। दूसरा, फिर वो लहर लगातार चल ही रही थी, क्योंकि इस देश में कुछ चुनाव ऐसे हुए हैं जो विशेष लहर के बल पर ही जीते गए हैं, क्योंकि एक अज्ञानता कहें, भावुकता कहें, परिवार के प्रति स्नेह कहें, उस बेस पर दूसरा यहाँ पर चुनाव हुआ। उस चुनाव में राजीव गांधी ने भावनात्मक लहर का फ़ायदा उठाया और एक पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण नहीं यूँ कहें ज़बरदस्त बहुमत के साथ, तो उसने सरकार बनाई। एक कहावत के रूप में कहा जाता है कि दिया बुझने से पहले भभकता है। तो वो स्थिति वहाँ पर उनकी थी कि इतने सारे उनके पास सांसद थे, सब कुछ थे, और उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कई गलतियाँ ऐसी कर दी, जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा को हरवाना, अटल बिहारी वाजपेयी को हरवाना। बहुत सारे इसमें उल्लेख हैं ऐसे, जिनकी मैं कभी फिर चर्चा करूँगा कि वो कैसे होता है और उससे क्या रिजल्ट्स देश को मिलते हैं और क्या रिजल्ट्स उस परिवार को भुगतने पड़ते हैं। उसकी चर्चा मैं फिर कभी आपसे उसमें करूँगा। तो यहाँ सिर्फ इतनी सी बात है, राजीव गांधी की जो कुंडली है उसमें और वरुण गांधी जी की जो कुंडली है इसमें, इन दोनों में मैं समानता बताना चाहता हूँ कि ये जो विवाद वहाँ से शुरू हुआ,
मेनका गांधी चुनाव लड़ी, मेनका गांधी चुनाव हार गई, वरुण गांधी लगातार इग्नोर होते रहे, कारण कोई भी हो, इसमें बड़े व्यक्ति को इस सब चीज़ों को संभालना होता है और आपने नहीं संभाली तो आपकी दुर्गति सुनिश्चित होती है। और आप वह चुनाव देखेंगे कि उस चुनाव के बाद जहां बम्पर जीत हासिल की, उसके बाद कभी गांधी परिवार का कोई व्यक्ति बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आ पाया। सत्ता बना ली हो, सत्ता में दावेदारी बनी गई हो, सत्ता में अपना प्रभाव बना रहा हो, ये एक अलग बात है, लेकिन कुदरत ने आपको पद कभी भी नहीं दिए। बहुत अच्छा समय था, राहुल गांधी को उस समय में कोई भी मंत्री पद दे दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दे पाए। नहीं दे पाए इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ और षड्यंत्र रचा। कुदरत भी अपने एक षड्यंत्र रच के रखती है कि कुदरत ने आपको उस तरह से नष्ट कर दिए और आपका भतीजा दूसरे व्यक्ति से जिससे जाकर मिला, उसकी फिर तरक्की वहाँ से होनी शुरू हुई और आज वो दल आपके लिए सबसे बड़े और सबसे घातक दल के रूप में आपके सामने है। तो ये कुंडली थी राजीव गांधी जी की और वरुण गांधी जी की। अब मैं एक कुंडली आपसे और लेता हूँ क्योंकि समय कम रहेगा, इसलिए ज़्यादा कुंडली लेना ठीक नहीं, लेकिन मैं आपको उल्लेख वही करूँगा। यहाँ बाला साहब ठाकरे की, बाला साहब ठाकरे की जो कुंडली है, कन्या लग्न है, लग्न में चंद्र विराजमान है, शनि तीसरे स्थान पर है, केतु चौथे स्थान पर है, सूर्य बुध शुक्र पंचम भाव में, गुरु छठे स्थान पर है, मंगल अष्टम स्थान पर है, राहु दसम भाव में है। ये है बाला साहब ठाकरे की कुंडली। और अब इनकी प्रतिद्वंदी कहें राज ठाकरे जी। राज ठाकरे की जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली, चंद्रमा तीसरे स्थान पर है, राहु शनि पंचम भाव में है, शुक्र सप्तम भाव में है, बुध सूर्य मंगल अष्टम भाव में है, गुरु दसम भाव में है, केतु एकादश भाव में है। ये यहाँ पर राज ठाकरे जी कुंडली है। अब फिर यहीं ये होता है कि बाला साहब ठाकरे की कुंडली में कन्या लग्न है, वो तीसरे स्थान पर वृश्चिक राशि है, अर्थात 8 अंक है और वहाँ शनि लिखा हुआ है। वहीं हम राज ठाकरे जी की कुंडली देखते हैं, वृश्चिक लग्न वहाँ पर है जो तृतीय लग्न है, और इनका विवाद भी फिर इस तरह से शुरू हुआ। ये जो विवाद था, ये विवाद उद्धव जी को लेकर आया, पार्टी बनी और आज वो अपनी पूरी पार्टी से ही हाथ धो बैठे। तो ये भी स्थिति बनती है। एक बात होती है संयोग की और एक बात होती है सारे कार्यक्रमों के नेगेटिव होने की, कोई उठापटक करता है उसकी। तो ये मैं बात वही कर रहा हूँ जैसे राजीव गांधी जी के साथ हुआ, वरुण गांधी जी उनसे दूर हुए, अल्टीमेट उनको कांग्रेस में उनका व्यक्ति फिर कोई सत्ता में वापस नहीं आ पाया, चाहे भतीजा खुद भी नष्ट हो गया हो। आज वरुण जी की स्थिति अलग है, हालांकि वरुण जी की कुंडली में बढ़ने के कुछ योग हैं, लेकिन हम यदि यहाँ बात करें तो यहाँ राज ठाकरे जी का भी अस्तित्व शून्य हुआ, उद्धव ठाकरे जी का भी अस्तित्व शून्य हुआ और जो बाला साहब ठाकरे की गलती थी उसमें परिणाम नेगेटिव रहे। इसके पीछे एक कारण तो सबसे बड़ा यह होता है कि जब कोई भी व्यक्ति नेता बनता है तो नेता बनने में वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखता है कि अपने बच्चे को भविष्य में नेता बनाना है, इसलिए हम उसको वो नैतिक पढ़ाई देना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर कोई आरोप ना हो, प्रत्यारोप ना हो, सही तरह से करता रहे, लोगों का उसका समर्थन मिलता रहे, जिनसे वो मिल रहा है उनसे वो मिलवाता है, तो बड़े लेवल पर उसकी झांकी इनडायरेक्टली बनाता है। लेकिन भतीजों का उपयोग व्यक्ति कहाँ करता है? जब गुंडागिर्दी करानी हो, किसी की ठुकाई पिटाई करनी हो, बूथ कैप्चरिंग करानी हो, वहाँ पर व्यक्ति भतीजे का सहारा लेता है। भाई को बताता है मैं भतीजे को राजनीति में लेकर आ रहा हूँ, तो भाई को विश्वास में लेता है, जो भतीजे को राजनीति में लेकर आ जाता है। और भतीजा ये सारे काम गुंडागिर्दी वाले, लेने देने के, पैसे बांटना, करना, शराब खरीदना, बेचना, बूथ कैप्चरिंग करना, सब काम भतीजा करता रहता है। और भतीजे का प्रभाव ग्राउंड लेवल पर मजबूत हो जाता है। हर व्यक्ति भतीजे को जानता है जो व्यक्ति वोटर होता है, और खुद के बच्चे को वो व्यक्ति जानता है जो वोट देते ही नहीं है। या तो हाईफाई स्थिति का होगा, या कुछ होगा, या बड़ा अधिकारी होगा, या बड़े स्टेटस वाला होगा जिसको कि वोट डालने में शर्म आती है। वो बड़े भाई के संपर्क में रहते हैं और उन्हें पता है बड़ा भाई का जब बच्चा आ जाएगा तो उसको हम पैसे देंगे और हमारा काम करा लेंगे। उन्हें वोट डालने से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन भतीजे के हाथ में ओरिजिनल कुंजी होती है जो व्यक्ति वोट डालता है। एक समय के बाद भतीजे की फिर उम्मीद जग जाती है कि जब मैं इतनी व्यवस्थाएं करके सब चुनाव जितवा रहा हूँ तो अब नेता मैं हो सकता हूँ। तो वहाँ पर फिर वो नेतागिरी में उतर के आता है। तो जब वो नेतागिरी में आता है और उसका प्रभाव बढ़ता देखता है तो फिर चाचा सोचता है कि यार मेरे बच्चे का क्या होगा। और उसी बीच में चाचा की मृत्यु का समय आ चुका होता है। जब ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, जब चाचा की मृत्यु का समय आ जाता है, चाहे असमय मृत्यु हो, चाहे समय से मृत्यु होने की स्थिति हो, तब ये स्थिति बन जाती है।
उस ग्रह योग की वो शनि से प्रभावित होता है, क्योंकि शनि राहु इनका संबंध होता है, द्वितीय भाव पूर्वजन्म का संबंध, पूर्वजन्म का संबंध पंचम भाव पे होता है। तो इस तरह से वो पूरे कैलकुलेशन है जिसमें कि ये व्यक्ति सोचना शुरू करता है, उधर वो बच्चा सोचना शुरू करता है, और वो समय एक ट्विस्ट के टाइम पे आता है और वहाँ ये सब चीज़ें धराशायी होने लग जाती हैं और वहाँ जाकर व्यक्ति इसमें निपट जाता है। तो ऐसी स्थिति में राज ठाकरे जी को यदि हम देखते हैं तो राज ठाकरे जी ने जो व्यवस्थाएं संभाली, जो उनका एक व्यक्तित्व रहा, वो एक अपने आप में अनोखा व्यक्तित्व है। उन्होंने पार्टी बनाई, तभी से बाला साहब की पार्टी का कमी आनी शुरू हुई और अल्टीमेट उन्होंने सत्ता हासिल करके एक बार स्टैंप लगा लिया कि हम यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन रहना और नहीं रहना सब बराबर है, क्योंकि जब जनता उस समय में देखेगी तो समझ में आएगा कि कैसे मुख्यमंत्री पद प्राप्त किया, कैसे क्या प्राप्त किया। वही मुलायम सिंह और अखिलेश जी की स्थिति बनती है। यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले शिवपाल जी को उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, अपने बच्चे को वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया और अल्टीमेट ये हुआ कि उनकी पार्टी आज मटिया मेट की स्थिति में है। वहीं मध्य प्रदेश में घटना घटी, जब कांग्रेस शासन में आई तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ने अपने बच्चे को मंत्री बनाना उचित समझा और अपने भाई को वहाँ से इग्नोर किया, जबकि करना भाई को मंत्री बनाना था, भाई अपने बच्चे को मंत्री भाई के साथ अटैच करना था, वो सारी स्थिति इसमें ठीक हो जाती। जो कृष्ण की नीति के तहत है उसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ, बाकी तो ये व्यक्तिगत लोगों के मामले होते हैं, किसको क्या बढ़ाना क्या घटाना, ये उनका अपना एक लुकआउट होता है। वहीं अब अगला जो चरण आएगा वो आएगा ममता बनर्जी का और उनके भतीजे का अभिषेक बनर्जी का। इसमें जनता विद्रोह करेगी, इसमें आपस में विद्रोह इनका नहीं हो पाएगा, लेकिन जनता का जो स्वभाव है वो अब ममता बनर्जी से हटकर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अभिषेक तो वहाँ कुछ कर भी नहीं पाएंगे और ये परिणाम लोकसभा चुनाव से दिखना शुरू हो जाएंगे कि लोकसभा चुनाव में बहुत करारी हार इनकी होगी और उसी लोकसभा से बीच में ममता बनर्जी जिस तरह से नेगेटिव रोल अब देश के खिलाफ अदा कर रही है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप उनकी हर चीज़ों में सत्ता पक्ष का विरोध करो लेकिन सही बात का, यदि उसने सही बोला है तो उसको स्वीकार भी आपको करना चाहिए। गलत बात को हम कैसे सही करा सकते हैं, क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति चिंतन कर रहे हैं तो उसमें हमें मार्गदर्शन देना चाहिए। ये नहीं है कि सत्ता पक्ष को हराना है तो सारे लोगों को इकट्ठा एक कुनबा खड़ा करो, सत्ता पक्ष की सत्यवाद को भी नेगेटिव रोल अदा करना शुरू करो। देश में हमें बॉर्डर चाहिए तो पड़ोसी देशों के आतंकवादियों को भी आप अपने यहाँ शरण दे दो, ये बहुत बड़ा पाप बनता है और ये पाप जगत जननी कभी भी स्वीकार नहीं कर पाती है। और यही कारण रहा कि सीता जी रावण की मृत्यु का कारण बनी और वो जहाँ जितने संताप में रही, वही जो संताप था भगवान राम का प्रताप और सीता का संताप, इन दोनों ने मिलकर रावण को संहार किया है। तो ये स्थिति यहाँ पर होती है। भारत माता जिसके लिए आप बैठे हो और वहाँ पर आप इस गद्दारों को इकट्ठा कर रहे हो, कहीं रोहिंग्या बसा रहे हो, बांग्लादेशियों को बंगाल ले आते हो, वहाँ उनको बांग्ला भाषा सिखा देते हो, धीरे से बिहार में शिफ्ट कर देते हो, बांग्ला बिहारी मिक्स हो जाती है, बिहार से शिफ्ट होकर वो हिंदी सीख जाता है, हिंदी सीख के उत्तर प्रदेश में उतर आता है, उत्तर प्रदेश में हिंदी की एक स्वच्छता आ जाती है, फिर इसका पूरे भारत में डिवाइड होते रहते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये नेगेटिव होती हैं और देश इसको कभी माफ़ नहीं करता है, क्योंकि प्रकृति का जब भाग्योदय होता है तब अच्छे नेताओं का जन्म होता है। तो यहाँ भी अब भारत माता 2005 से जाग चुकी हैं और एक एक व्यक्ति का हिसाब पूरा यहाँ पर होगा। आप देखेंगे युधिष्ठिर का जो राज्याभिषेक हुआ धृतराष्ट्र के सामने ही हुआ, विभीषण हुआ तो उनको समझ में आ गया था कि विभीषण का अभिषेक होना, तो वो मरने से पहले उनको सब सारी चीज़ क्लियर वहाँ पर हो चुकी थी। बाला साहब ठाकरे के सामने ही सारे विवाद उनके खड़े हो चुके थे और उनको लग गया था कि अब पूरा निपटारा यहाँ होने वाला है। तो ऐसी स्थिति राजीव गांधी के टाइम पे जब मेनका चुनाव लड़ी थी तभी सब चीज़ क्लियर हो गई थी कि अब ये उनको लग जरूर रहा था कि अभी हम देश में बहुत लंबा शासन चलाएंगे और बहुत अच्छा चलाएंगे। हमारी शुभकामनाएं भी थी, जब वो मजबूत बन के आए तब उनकी सत्ता चली गई, लेकिन श्राप होता है और जो मेहनत होती है वो मेहनत होती है। तो उस तरह से जो ग्राउंड लेवल पर काम करता है वो इसमें सफल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति यदि हम इन सभी कुंडलियों में देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगी और इसीलिए भतीजा हमेशा चाचा पर भारी हो जाता है और जब झगड़ना शुरू करते हैं, चाचा भतीजे की जब लड़ाई होती है तब फिर दोनों के हाथ में कोई चीज़ नहीं होती है। कारण कि चाचा ने भतीजे से गुंडागिर्दी कराई, बूथ कैप्चरिंग कराई है, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव काम कराए। उस नेगेटिव काम के कारण जो भूमि होती है वो उसको श्रापित कर देती है, तो वो भी तरक्की नहीं कर पाता। और चूंकि आपने अपने बच्चे को वो ग्राउंड लेवल के संस्कार नहीं दिए, इसलिए कुदरत आपको ग्राउंड लेवल पर नष्ट कर देती है
क्योंकि आपने बच्चे को फिर बड़ी चीज़ें ही सिखाई कि यहाँ से पैसा आना है, यहाँ लोगों से संबंध करना है, यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है। तो उसको हवाई किले दिखा दिए और चाचा को ग्राउंड लेवल पर, भतीजे को ग्राउंड लेवल पर निपटा दिए। तो ये जो ग्रह योग हैं, ये ग्रह योग संकेत वो देते हैं कि अब ये नष्ट होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति जो बनती है उसमें भगवान कृष्ण ने जिस तरह से व्यवस्थाएं संभाली थी कि बलराम का उपयोग कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ करना है, कब कब करना है, दोनों एक साथ भी रहते थे, उपयोग भी कर लेते थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने अपने भाई को भेज दिया तो उन्हें पता था कि यहाँ ये रहेगा, कुछ ना कुछ उपद्रव यहाँ खड़ा होगा। तो ये आपकी चालाकी, ये आपकी बुद्धिमत्ता, ये आपके भाई के प्रति स्नेह, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। उस नीति से जब काम करना शुरू करेंगे तो इसमें फलित हो पाएंगे। अन्यथा ये चाचा भतीजे, बुआ भतीजे, मामा भांजे, क्योंकि लालू जी के साले देखो और उनके बच्चे देखो, ये सब जो तबाह हुए हैं वो सब यही हुए हैं। तो ये एक कारण इनका निपटने का बन जाता है। तो मित्रों, बहुत दिन से इस वीडियो को बनाने का मैं सोच रहा था, लेकिन आज मुझे अवसर मिला तो मैंने इसके संबंध में आपसे एक छोटी सी चर्चा की। बाकी चर्चा में फिर इनकी अलग अलग कुंडली लेकर कभी मौका मिलेगा तो मैं फिर आपसे वापस करता रहूँगा। मित्रों, इस प्रोग्राम को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर नए विषय के साथ फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार।